नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सभी को 24 स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर पूरी के पूरे सीडीपी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो एक क्लास में पूरा ख़त्म करेंगे। अभी तक जितना सारा आप सीडीपी का क्वेश्चन एनालिसिस या कोई भी कंटेंट एनालिसिस आप देखे होंगे, उससे बेहतर आप इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप पूरा सीडीपी 30 को 30 क्वेश्चन आंसर है और साथ में उसका एनालिसिस भी अच्छे तरीके से किया गया है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते। से पहले मोटिवेशनल कोट जो आपको चेहरे को ऊर्जावान बनाएंगे और अपना लक्ष्य के प्रति आप डटे रहने की प्रयास करेंगे। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देंगे, यानी जब तक आप हारेंगे नहीं तब तक आप जीत का एहसास नहीं ले पाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट प्रोसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ, यानी विकास अनुदैर्ध्य यानी अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का ये सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट, या इंटररिलेशन, या सेफोकॉडल, या कंटिन्यूटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे सिद्धांत के डेवलपमेंट का अलग अलग सिद्धांत के जो सिद्धांत है उसके बारे में। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। 3 प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट रेट, यानी विकास के दर में एकरूपता के अभाव का सिद्धांत। नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ पैटर्न के एकरूपता का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन अंतर संबंध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी परिपक्वता और सीखने की परस्पर क्रिया का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमेंटल टेंडेंसीज जो क्वेश्चन में उपलब्ध है, और प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लाइनर एडवांसमेंट, जो ये सब सिद्धांत है डेवलपमेंट का, विकास का। नेक्स्ट ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट के क्या अंतर हो सकता है, ये पूरा इसमें डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें आपको अच्छे से आप बाद में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट समकालीन सिद्धांत बचपन को मानते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन, यानी एक सामाजिक संरचना। ऑप्शन बी एज ए सेक्रेट पीरियड इन ऑल कल्चर, यानी सभी संस्कृतियों में पवित्र काल। ऑप्शन सी एज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड एंजाइटी, यानी बहुत अधिक तनाव और चिंता काल। और ऑप्शन नंबर डी एज ए पीरियड ऑफ डेवलपमेंट टिल द एज ऑफ पबर्टी, यानी किशोरावस्था का तक का विकास का काल। तो जब चाइल्डहुड की बात करेंगे तो ये सब चारों ऑप्शन में से नंबर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज, यानी प्रगतिशील शिक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए रेस्पेक्टेड डाइवर्सिटी। नंबर बी इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का अनदेखा करना। ऑप्शन नंबर सी यूजेज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर डी एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड ग्रुपिंग प्रोमोट्स, जिसका राइट आंसर होगा रेस्पेक्टेड डाइवर्सिटी, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो कीवर्ड की देखेंगे तो ये नहीं होगा, इग्नोर नहीं होगा और फिक्स्ड कभी भी नहीं हो सकता। ये नेगेटिव कीवर्ड है जो आपको कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जॉन डेवी बात किया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, जिसमें बेसिक 4 कोर प्रिंसिपल की बात किया गया है: यूटिलिटी, इंटरेस्ट,
एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेशन। और भी फीचर्स है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में प्रगतिशील शिक्षा को आगे बढ़ाने के काम किया जाता है, जैसे एजुकेशन फॉर सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, लर्निंग एज ए अप्रोच टू रॉट नॉलेज, fixable timetable and seating arrangement, emphasis on lifelong learning and social skill, and integration curriculum focus on thematic unit. नेक्स्ट देख सकते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात किया जाए, दोनों में अंतर देखा जाए तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन अभी न्यू है, नया मॉडर्न कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल एजुकेशन जो चलता था वो पहले के था। ये हमेशा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चाइल्ड को केंद्र बिंदु रखा जाता है, लेकिन अगर ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात किया जाए तो करिकुलम को इसको मेन में रखा गया था। इसका मेथड अलग अलग मेथड से आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर, इसका प्रोसेस होता है और ये कंटेंट बेस्ड होता है। ये स्टूडेंट सेंटर या चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की माना गया है, और ट्रेडिशनल एजुकेशन में टीचर्स को मेन में रखा गया था। इसका हमेशा हाउ, कैसे की जवाब को आंसर ढूंढने में मदद किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? तो चार ऑप्शन के आपको देखना है। पहला ऑप्शन में है द बेस्ट वे टू एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न इज थ्रू यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। जब हम रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात किया जाए तो ऑप्शन कट जाएगा। द एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल टीचिंग, यानी अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभव और परिप्रेक्ष्य का कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल अच्छा है। लर्निंग इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द एनवायरनमेंट, ये भी सही है। लर्निंग नीड टू बी सॉल्व सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक, जब टेक्स्ट बुक की बात किया जाए तो नेगेटिव होगा। आप दोनों में से एक आपको चूज करना पड़ेगा। ये डायरेक्टेड की बात किया गया है, कंट्रोल की बात किया गया तो नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर। नेक्स्ट, अब चाइल्ड सेंटर की बात किया जाए तो छात्र केंद्रित शिक्षा जिसको कहा जाता है, जो लर्नर को मेन फोकस रखते हुए आप उसका नीड्स, उसका इंटरेस्ट को देखते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। उस तरह के मेथड की अपनाना चाहिए, उस तरह का इंस्ट्रक्शन देना चाहिए जो ज़्यादातर स्टूडेंट के ऊपर फोकस किया जाए। नेक्स्ट, आप इस स्लाइड में एक चीज़ के बारे में, प्रिंसिपल क्या हो सकता है चाइल्ड सेंटर के प्रिंसिपल, और इसका किस तरह का आप पढ़ा सकते हैं, किस तरह का। इसमें देखिए प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए, इसमें इंक्वायरी बेस्ड बात किया गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात किया गया है, प्रोजेक्ट वर्क की बात किया गया है। तो ये सब है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का एक प्रिंसिपल्स है। मेनली दो होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कभी कभी वो भी पूछ लिया जाता है, तो इसका भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप आते हैं सोशल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, जो एजेंट है समाजीकरण में। 6 अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अकॉर्डिंग क्या है कि भाई पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे के परिकल्पना आधारित, यानी हाइपोथेटिकल की बात किया है, डिडक्टिव रीजनिंग परिकल्पना आधारित, और रीजनिंग की बात किया डिडक्टिव रीजनिंग निगमनात्मक तार्किकता विकसित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो 4 स्टेजेस की बात किया गया है, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही तार्किक करने की क्षमता हो जाता है बच्चे का। जीन पियाजे के देखेंगे तो वो क्या थे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट संरचनावादी की बात किया गया है, जो उसको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और हमेशा बात किया कि चिल्ड्रन आर द लिटिल साइंटिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया गया था उसमें स्टेजेस की बात किया जाए तो सेंसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और कॉग्निटिव प्रोसेस की बात किया जाए तो क्या क्या है, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात किया गया है, औपचारिक सक्रिय अवस्था, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें अमूर्त तार्किक चिंतन क्षमता विकसित हो जाता है, चिंतन में क्रमबद्धता होता है, ज्ञान में स्थानांतरण होता है, पूर्व विचार एवं क्रियाओं का विश्लेषण भी किया करता है, और समस्या समाधान की क्षमता में भी वृद्धि होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर द 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार कौन से विचार तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, मैच्योरेशन एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रियम, यानी परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव, संतुलिनकरण। ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रेशन, एडेप्टेशन एंड कल्चरल टूल। ऑप्शन सी, कल्चर, लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन एंड पीयर ट्यूटरिंग। ऑप्शन डी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, प्रेजेंटेशन एंड रिमूवल पनिशमेंट, यानी सकारात्मक और नकारात्मक मनोबलन, सजा या प्रस्तुतिकरण और निवारण। तो इसमें से आपको देखना है कि ऑप्शन में जो जीन पियाजे अकॉर्डिंग कौन सा प्रभाव करने वाला विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। उसमें अगर देखेंगे तो कल्चरल टूल्स जो है वाइगोट्स्की दिया गया है, सोशल इंटरेक्शन भी वाइगोट्स्की का बात किया गया है, और नेगेटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी बात किया गया है, ये स्किनर की बात किया गया है। तो हम इसमें से तीनों से ऑप्शन कट जाएगा, इसीलिए पहला ऑप्शन होगा सही ऑप्शन, क्योंकि ये मैच्योरेशन की बात किया गया, परिपक्वता की बात किया गया था, क्रियात्मकता बात किया गया था, और सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण की भी बात किए थे जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 8, अब आते हैं वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग कि इज द एरिया बिटवीन द चाइल्ड्स इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद एडल्ट गाइडेंस बाय वर्किंग विद द मोर नॉलेजेबल पीआर, यानी लेव वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग, सिद्धांत के अकॉर्डिंग, बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन वो स्तर जो कि वो वक्त के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षा के साथ काम करने प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र को क्या कहलाता है। जब बात करेंगे तो क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट का विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समीपात सिद्धांत की बात किया गया, निकट की बात किया गया। जो सोशो कल्चरल डेवलपमेंट की बात किया गया है, सोशो कल्चरल सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात किया गया है, थ्योरी का सिद्धांत की बात देखेंगे तो पहला जो है बात किया गया कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स, ट्रेडिशन की, यानी कल्चर की बात किया गया है। दूसरी बात किया गया सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया की बात किया गया, उसमें पेरेंट्स भी है, सिबलिंग्स है, टीचर्स है, तो समाज में जो कुछ भी इंटरेक्शन करते हैं वो बच्चा क्या करता है, सोशो कल्चरल डेवलपमेंट में सहायता करता है। और 3 नंबर है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। 3 चीज़ मेनली याद रखने की जरूरत है, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब कि लर्नर कैन डू अनेबल एंड लर्नर कैन नॉट डू, उसके बीच का जो पार्ट है, यानी जो आप कर सकते हैं, बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है, और जो कुछ नहीं कर सकता, जो अचीव करना चाहता है, उसके बीच का जो पार्ट है उसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी जब आप बच्चा कुछ गाइडेंस के थ्रू उस चीज़ को करने का क्षमता विकसित हो जाता है, उस जो क्षेत्र है, जो खाली जगह, उसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। करना पड़ेगा प्रैक्टिस के थ्रू, एक बाय क्या करना पड़ेगा, आपको हासिल करना पड़ेगा। तो क्या किसके द्वारा कर सकते हैं, MQ, मोर नॉलेजेबल अदर्स के द्वारा हेल्प करते हुए क्या कर सकते हैं, लर्नर्स आगे मास्टरी हासिल कर सकता है। जो जिसके द्वारा आप उस ऊपर तक चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और अचीव कर रहे हैं, उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, यानी पार देना। जो आप जिसके थ्रू आप पार दे के आप ऊपर तक उठने के प्रयास कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रयास करना है, उस जो पार देना को कहा जाता है, जो जिसके द्वारा पार दे रहे हैं उसको कहा जाता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द लेव वाइगोट्स्की इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल हायर कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी लेव वाइगोट्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार कहा जाता है। जो आप ही बात किए 3 चीज़ का, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज, तो इसका सही ऑप्शन होगा लैंग्वेज, यानी भाषा, यानी भी से ध्यान रखना भाषा। क्वेश्चन नंबर 10, गिलिगन द्वारा लॉरेंस कोहलबार्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। मेन आलोचना जो किया गया था उसमें से कौन सा आलोचना किया गया था लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत में, जिसमें बात किया गया है, इसमें राइट सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये बात किया गया नारीवादी परिप्रेक्ष्य में बात किया गया था, ठीक है, इसलिए बाकी ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। मोरल रीजनिंग की बात किया गया है, राइट और रॉन्ग की, इसमें इसका 3 स्टेज की बात किया गया है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। और
इसका जो अलग अलग लेवल की बात किया, लेवल का अलग अलग बात किया गया है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें पनिशमेंट ओबिडिएंट है पहला, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, और लेवल 2 में है गुड बॉय नाइस बॉय, लेवल 2 का 4 नंबर में है लॉ एंड ऑर्डर, लेवल 3 में यानी पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर आता है सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल एथिक्स एंड प्रिंसिपल ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अगर देखेंगे निशा अपने सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेना है और यथायोग्य प्रक्रिया करती है, ये बड़ी होकर मनोचिंतक बनना चाहती है, वो निम्न कौन सा बुद्धि से संपन्न हो जिसका उस और अधिक विकसित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अलग अलग थ्योरी की बात किया गया इंटेलिजेंस थ्योरीज की, जिसमें यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, ट्रिपल थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत जिसको कहा जाता है, और इसमें इंफॉर्मेशनल प्रोसेस की बात किया, ट्राइकिक थ्योरी यानी त्रिबुद्धि सिद्धांत, पास मॉडल इंटेलिजेंस, ये सब इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर आता है। हार्वर्ड गार्डनर जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात किया है, रॉबर्ट स्ट्रेंगर, डेनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस की बात किया है, लुइस थर्स्टन, अल्फ्रेड बिनेट, लुइस टर्मैन, चार्ल्स स्पायरमैन, डेविड उस्चर, तो ये सब क्या है साइकोलॉजिस्ट हैं जो इंटेलिजेंस के बारे में बात किया गया है। जो फैक्टर एनालिसिस की बात किया गया है, अलग अलग जो 7 टाइप्स ऑफ मेंटल एबिलिटी की बात किया गया है, जिसमें है स्पैटियल एबिलिटी, परसेप्चुअल स्पीड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल मीनिंग, मेमोरी, वर्ड फ्लुएंसी एंड रीजनिंग की बात किया है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात किया जाए तो हार्वर्ड गार्डन की बात किया गया है, इंटेलिजेंस की बात किया गया है, जिसमें है नेचुरलिस्टिक, एक्सेंशियलिस्ट, लिंग्विस्टिक्स, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल और स्पैटियल की बात किया गया है। और भी है गिलफोर्ड का स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस की बात किया जाए तो 3 चीज़ की बात किया गया है, प्रोडक्ट, ऑपरेशन और नेक्स्ट इसमें कैटल्स का इंटेलिजेंस थ्योरी की बात किया गया है, कैटल्स का, जिसमें फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की बात किया गया है, जो कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादी को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ये जेंडर बायस की बात किया गया है, जेंडर स्टेरियोटाइप की बात किया गया है। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए की बात किया गया है कि भाई लेट स्टूडेंट कैरी ऑन विद दोज स्टेरियोटाइप, यानी विद्यार्थियों का उन रूढ़िवादियों के साथ रहना देना चाहिए, या शेयर वेरियस एग्जाम्पल दैट चैलेंज दोज स्टेरियोटाइप, ऐसे विधि उदाहरण साझा करना चाहिए जो उन रूढ़िवादी को चुनौती दे। नंबर सी, मेक फन ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्सप्रेस सच स्टेरियोटाइप्स, जो विद्यार्थियों ऐसे रूढ़िवादी को व्यक्त करते हैं उनका मजाक उड़ाना चाहिए। रिड्यूस द मार्क्स इन असेसमेंट एकेडमिक डोमेन, यानी अकादमिक क्षेत्रों के आकलन में उनके अंक कम कर देना चाहिए। जब आप नेगेटिव की बात करेंगे तो नहीं होगा, मार्क्स की बात किया गया है, मजाक करने की बात किया गया है, और उसमें बात किया गया है कि भाई स्टेरियोटाइप की साथ देना चाहिए रूढ़िवादी का, तो इसमें नेगेटिव की बात किया गया है, तो ऑप्शन ए, सी और डी कट जाएगा, तो बी इज द ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाशिया पर रहने वाले परिवारों को बच्चों को कक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है, तब भी जब वो कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कक्ष में इस प्रकार के आचरण के लिए निम्नलिखित में से कारणों का कौन सा समूह उत्तरदायी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयों के मूल्यांकन का अभिरूप से जाना चाहिए। एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम द असेसमेंट इज शुड बी शिफ्ट फ्रॉम, कहाँ से कहाँ शिफ्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 समेटिव से फॉर्मेटिव की ओर, फॉर्मेटिव से समेटिव की ओर, लर्निंग रॉड मेमोराइजेशन या फिक्स्ड अप्रोच की बात किया गया है। उसमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा जो 2020 पॉलिसी में आकलन के लिए बात किया गया है, शिफ्ट करने की बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी समेटिव से फॉर्मेटिव की ओर बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्पफुल टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एमंग स्टूडेंट। निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में चिंतन की आकलन मदद करेगी? कौन सा ऐसा सवाल जो विद्यार्थियों क्रिटिकल थिंकिंग में ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे? ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, या वन वर्ड फिल द ब्लैंक्स, या कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, या रिकॉल बेस्ड शॉर्ट एनालिसिस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्रिटिकल एनालिसिस थिंकिंग नहीं पड़ेगा, वन वर्ड भी नहीं होगा, रिकॉल कराना भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 216 टू सक्सेसफुली इंक्लूड स्टूडेंट्स विद डिस्लेक्सिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। जो विद्यार्थी जिन्हें बाच वैकल्य है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए? तो कौन सा होगा, कौन सा वर्जित करना चाहिए जिसमें बात किया गया है सक्सेसफुली इंक्लूड स्टूडेंट विद डिस्लेक्सिया? तो पहला ऑप्शन है मल्टी सेंसरी पेडागोजिकल अप्रोच, यानी बहुसंवेदीय शिक्षा शास्त्र उपागम के, या स्टैंडर्डाइज असेसमेंट के द्वारा, मानकीय आकलन के द्वारा, या इंडिविजुअल गोल एसेट के द्वारा, या फिक्स्ड करिकुलम के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा वर्जित करना चाहिए? स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए। जब भी हम बात करेंगे समावेशन की तो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव पूछा जा रहा है तो नेगेटिव आंसर होगा। अब ये है लर्निंग डिसेबिलिटी की बात किया गया, अलग अलग डिसेबिलिटी है, डिस्लेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्पेक्सिया है, विजुअल प्रोसेसिंग है, ऑडिटरी है और डिस्प्लेसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट्स इंक्लूजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियाँ समावेशन की बढ़ावा देती है? यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें कौन सा ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है? पहला ऑप्शन बैरियर फ्री एक्सेसेस या असिस्टिव डिवाइस एंड एडेप्टेशन, ऑप्शन सी चूज ऑफ रेगुलर और स्पेशल स्कूलिंग एज वेल एज होम बेस्ड एजुकेशन, या यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर करिकुलम एंड मीन्स ऑफ असेसमेंट। कौन सा देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर देखना है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए 1, 2 और 3 यानी बैरियर फ्री होना चाहिए, असिस्टिव डिवाइस देना चाहिए और रेगुलर स्पेशल स्कूलिंग देना चाहिए, और जिसमें स्ट्रक्चर जी बात किया गया है वो नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन, ट्रेड्स सच एज डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात किया गया है, यानी अपसारी चिंतन विचार में मौलिकता और नव उत्पादन जैसी विशेषता और निम्न में से कौन सा संबंधित है? पहला ऑप्शन है क्रिएटिविटी, दूसरा ऑप्शन है लर्निंग डिसेबिलिटी, तीसरा है ऑटिज्म, नंबर 4 है अटेंशन डिफेक्ट या हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। उसमें से कौन सा है जो अपसारी चिंतन की बात किया गया है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थिंकिंग की बात किया जाए तो एक होता है कॉन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट। कॉन्वर्जेंट मतलब सीमित सोच करने वाले, और डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग विचारधारा से अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात किया गया है। ठीक है, यानी अगर सॉल्यूशन करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक जैसा ही बात करके आप किसी भी चीज़ का हल करेंगे तो कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर आएगा। और अगर एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से अलग अलग आइडिया के थ्रू आप अगर उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फासिस यानी समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है? तो ऑप्शन ए इक्वलिटी, ऑप्शन बी सेग्रेगेशन, ऑप्शन सी इक्वलिटी और ऑप्शन डी लेवलिंग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब इंक्लूसिव की बात करेंगे तो इक्विटी का था, सबको जिस तरह इक्विटी का मतलब है कि जिसका जो एबिलिटी है, जिसका जो जितना होना चाहिए उसको उतना मिलना चाहिए। यह है इंक्लूसिव एजुकेशन। निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृश्यबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मददगार होगी? यानी कौन सा ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बेनिफिट करेगा इंक्लूसिव एजुकेशन विद विजुअल इंप्रूवमेंट के लिए? विजुअल एम्पावरमेंट की बात किया जाए
तो ऑप्शन नंबर ए हैंड रिटन नोट्स, या पिक्चर एंड डायग्राम, या ऑप्शन सी मैप एंड ग्लोब, ऑप्शन नंबर डी ऑडियो टेप्स। यानी जब विजुअल इम्प्लीमेंट की बात किया जाए, यानी दृश्य बाधित जो देख नहीं पाता है उसके लिए क्या होना चाहिए, ऑडियो टेप होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिल स्कूल क्लासरूम रूटेड इन सोशो कंस्ट्रक्टिव फ्रेम। कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात किया जाए उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक की बात किया गया है। माध्यमिक विद्यालय स्तर में कक्षा में सामाजिक संरचना में ढांचे में लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है की बात पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन देखना है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर होगा। उसमें से बात किया गया लक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन है एनकरेजिंग लर्नर्स टू लर्न फ्रॉम वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, वैरायटी ऑफ सोर्सेज। ऑप्शन बी अप्रोप्रिएट आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस बाय द लर्नर्स, promoting all learners to give incidental answer and flow the same math, और ऑप्शन नंबर डी गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रुप डिस्कशन। इसमें से कौन सा नहीं की बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। जीन पियाजे की बात किया गया है, वाइगोत्स्की की बात किया गया है, जीन पियाजे की जो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट की बात किया गया है, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, और सोशल जब वाइगोत्स्की की बात किया गया है सोशल इंटरेक्शन, साइकोलॉजिकल टूल की बात किया, लैंग्वेज और मोर नॉलेजेबल आधार, स्कैफोल्डिंग एंड जेडपीटी की बात किया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अमंग स्टूडेंट्स, या निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशल के लिए बाधक है। पहला ऑप्शन फंक्शनल फिक्सनेस, ऑप्शन बी यूज ऑफ एनालॉगीज, ऑप्शन सी एस्टैब्लिशिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, और ऑप्शन डी मीन्स ऑफ एनालिसिस। कौन सा ऑप्शन बाधक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी ये नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव आंसर की बात किया गया है, बाकी सब पॉजिटिव है। मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग बात किया गया है। अब अगला क्वेश्चन 23, विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान मानते हैं, उनके उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण हो, तो इस अवस्था में विद्यार्थियों किस तरह के भाव का एहसास रहेगा। किस तरह का भाव एहसास रहेगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रस्ट्रेशन। उसका कुछ कंपोनेंट है जो इस तरह है। पहला कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस, जो डेनियल गोलमैन के द्वारा किया गया है। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा सेल्फ मोटिवेशन, चौथा एम्पैथी और फिफ्थ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 एसर्शन रीजन से क्वेश्चन है। एक अध्यापक को बच्चे की विभिन्न घटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा की कोई स्थान नहीं देना चाहिए। कारण क्या है, बच्चे अपने आप कारक व्याख्याओं का विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए और दोनों सही और आर सही व्याख्या करती है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करती है, या ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए आर दोनों गलत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर से इसमें से बताइए, एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वो बच्चे को परासंज्ञान क्षमता को विकास पर बल दे। रीजन कारण, जब बच्चे अपने धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूकता हो जाते हैं तब वो अपने अधिगम के नियंत्रण में और अधिक योग्य हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करती है। क्वेश्चन 26, विद्यार्थी अधिगम के प्रति आतुर और अभिप्रेत होते हैं जब अध्यापक, ऑप्शन नंबर ए, उन पर परीक्षण में अच्छा करने का तनाव और दबाव डाले। ऑप्शन बी,
ऑफर रिवार्ड की और सक्सेसफुल और पनिशमेंट फॉर फेल्यूर। ऑप्शन सी, अधिगम प्रक्रिया को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा। ऑप्शन डी, अधिगमकर्ताओं का संलग्नित कर और उन्हें अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अहम हिस्सा बनाना, यानी एंगेज करना, ये अध्यापक का काम है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 27, व्हाइल फैसिलिटेटिंग द लर्निंग ऑफ ए न्यू कॉन्सेप्ट ए टीचर शुड, यानी किसी नए संग प्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, इग्नोर करना चाहिए, या विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए, या ऑप्शन बी, रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन विद प्रियर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट, नए जानकारी को विद्यार्थी को पूर्व जानकारी से जोड़ना चाहिए, या इग्नोर सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट, या पेरेंट इन्फॉर्मेशनल डिस्करेक्ट चंक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नए ज्ञान से आपको क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट ए कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है? नॉट बात किया गया है, कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, यानी बहु अर्थ निर्णय। ऑप्शन बी, सहयोग अधिगम। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत के आधार पर अधिगम, या रोड मेमोराइजेशन एंड वर्बल रिकॉल की बात। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नहीं की बात किया गया है तो रोड मेमोराइजेशन नेगेटिव है, तो नहीं आंसर, ये बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ गोल सेटिंग विल इंस्टेंटली मोटिवेटेड स्टूडेंट लर्निंग, यानी निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों के लिए आंतरिक प्रेरणा देती है या देगा? सेल्फ डायरेक्टेड, टीचर डायरेक्टेड, पेरेंट डायरेक्टेड, या पीयर डायरेक्टेड। गोल सेटिंग की बात क्या है, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन की बात क्या है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेल्फ डायरेक्टेड स्वनिर्देशित जो है वो क्या करता है कि लक्ष्य निर्धारण में विद्यार्थियों के लिए आंतरिक प्रेरणा देती है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एरर्स एनालिसिस इज, यानी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण। तो ऑप्शन ए, त्रुटि विश्लेषण की बात किया गया, अप्रासंगिक है, या केवल विद्यार्थियों की प्रासंगिकता है, या रिलीवेंट ओनली फॉर टीचर्स, या रिलीवेंट फॉर स्टूडेंट एज वेल टीचर्स। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो देखिए, ओनली जी बात किया तो कट जाएगा, केवल कट जाएगा, ठीक है। रिलीवेंट फॉर स्टूडेंट एज वेल टीचर, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धन्यवाद सभी को। अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे होंगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।